हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फायर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपका जो गद्य खंड हिंदी में है वो आज आपका 5वां चैप्टर लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आज सबसे पहले नागरी लिपि जो आपका 5वां चैप्टर है उसके सबसे वीवीआई स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नागरी लिपि जो आपका 5वां चैप्टर है उसका स्मरणीय तथ्य क्या है कि साहित्यिक विधा क्या है, उसका निबंध है और भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। क्या है यह? एक प्रकार का निबंध है जो कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि प्रस्तुत निबंध में हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए इनके रचनाकार कौन है? तो सबसे पहले जो नागरी लिपि आपका जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो उनका रचनाकार है गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। अब देख लेते हैं कि गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ। तो देखिए यहाँ 1935 ईस्वी, लेकिन मैं बता देता हूं आपको इनका जो पूरा है 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। अब बोलोगे सर जी गांव का क्या नाम है? तो गांव का नाम है, अमरावती का एक गांव है जिसका गांव का नाम है सिंधी बुजुर्ग। सिंधी बुजुर्ग गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका भाई? तो गुणाकर मूले जी का। अब देखिए मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को महाराष्ट्र में हो गया इनका मृत्यु। अब देखिए गुणाकर मूले जी का अन्य प्रमुख कृतियां क्या है, ये बहुत ही वीवीआई होने वाला है। आप ये कृतियों को याद रखो और अपने बोर्ड एग्जाम में जो है 100 में 100 लाने का कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रमुख कृतियां क्या क्या है। अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा या था संसार की प्राय सभी प्रमुख लिपियों की जो है विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है। जो गुणाकर मूले जी है ये सारे कृत्य उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए ये सारे स्मरणीय तत्व को देख लिया। अब चलते हैं वीवीआई बहुविकल्प प्रश्नों की ओर। ठीक है, चलिए लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? बताइए, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया मैं आपको कि गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1935, 1916, 1925 और 1908। बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। कौन सा लिपि कहा है? कौन सा लिपि कहा है? नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती या ब्रह्मी लिपि? कौन सा लिपि कहा है? तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा नंदी नागरी। कौन सा? नंदी नागरी। यानी ईसा की जो 14वीं 15वीं सदी है उस समय विजयनगर के जो भी शासक थे उनके लेखों का जो लिपि था वो कौन सा था? वो था नंदी नागरी। क्या? नंदी नागरी, याद रखो आप। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सरहपाद की कृति है। बेटा ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये लिख लो और 100% ये आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या है? सरहपाद की कृति है। क्या है? दोहा कोश या पृथ्वीराज रासो या मृच्छकटिकम या फिर मेघदूतम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? दोहा कोश। ठीक है, अब देखो इसके विपरीत आपसे प्रश्न कर सकता है या पूछ सकता है कि दोहा कोश किसने लिखा? दोहा कोश किसने लिखा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उस समय? उस समय हो जाएगा सरहपाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है। भाई क्या? ब्रह्मी, खरोष्टी, गुजराती या देवनागरी लिपि में? कौन से लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। क्या है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। किस सदी में? किस सदी में? तो 8वीं सदी में कि 9वीं सदी में कि 10वीं सदी में कि 11वीं सदी में? बताइए क्या होगा राइट आंसर?
तो जो नागरी लिपि है वो प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं किसमें, नौवीं सदी में। ठीक है, 9वीं सदी में देखने को मिलता है। चलिए अगला जो है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि के लेखक हैं कौन। भाई नागरी लिपि के लेखक कौन है, यहां पर ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो चैप्टर का नाम है उन्होंने किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने, विनोद कुमार शुक्ल ने, गुणाकर मूले जी ने, या फिर यतीन्द्र मिश्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणाकर मूले। क्या हो जाएगा, गुणाकर मूले। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सी है। बेटा बताओ जल्दी से, क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि, या श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है नागरी लिपि। क्यों, क्योंकि गुणाकर मूले जी ने जो लिखा है निबंध वो है नागरी लिपि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बेतमा, देखिए ध्यान दीजिए, बेतमा दानपत्र किस समय का है, किस समय का है बेतमा। बेतमा जो दानपत्र है वो किस समय का है, किस ईस्वी का है। तो देखिए 1020 ईस्वी में, 1021 ईस्वी में, 1022 ईस्वी में, या 1023 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा मेरा 1020 ईस्वी में। ये बेतमी लिपि जो है, बेतमी दानपत्र, बेतमा दानपत्र जो है 1020 ईस्वी का है। ठीक है, चलिए देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। बेटा बताओ देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, हिंदी, नेपाली, मराठी, उपयुक्त सभी। बेटा जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है वह उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि उसमें देवनागरी में मराठी भी लिखा जाता है, नेपाली भी लिखा जाता है और हिंदी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के आदि कवि कौन है भाई। हिंदी के आदि कवि हैं चंदर बदाई है, अमीर खुसरो है, बिहारी लाल है, या सरहपाद जी हैं। क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा सरहपाद जी। ठीक है, राइट आंसर सरहपाद जी। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिलते हैं, या किस प्रदेश से मिलते हैं। ठीक है, दक्कन प्रदेश, कलिंग प्रदेश, पांड्य प्रदेश, या कोंकण प्रदेश। बेटा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो आपका होगा वो दक्कन प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए याद रखो मेरे साथ, सारा एमसीक्यू करते चले जाओ, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है बेटा, तो आपको बता दिया मैं सबसे पहले, गुणाकर मूले जी हैं। ठीक है, कौन है, गुणाकर मूले जी, बोलना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपके सामने, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। बेटा कब से मिलने लगते हैं, जल्दी से बताओ, क्या है, 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। बेटा कब से, 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ठीक है, चलिए 8वीं सदी से, याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुणाकर मूले ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की जो है विस्तृत जानकारी दी है। किस में पूरा का पूरा विस्तृत जानकारी दिया है, अक्षर कथा में, अक्षर की कहानी में, या भारत इतिहास और संस्कृति, या नक्षत्र लोक में। बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षर कथा। अक्षर कथा लेख में जो है गुणाकर मूले जी ने अपनी पुस्तक में संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की जो है चर्चा की है, बात की है, विस्तृत जानकारी दी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में पहल पहल किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। बेटा किस राजाओं के लेखों में, तो सबसे पहले राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के, या चोल राजाओं के, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है गुर्जर प्रतिहार। कौन, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? बेटा कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से? तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो दक्षिणी भारत से होगा। कहाँ से? दक्षिणी भारत से। याद रखो, कहाँ से? दक्षिणी भारत से। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ये सबसे इजी और सरल क्वेश्चन है आपके लिए। ये आप कमेंट करके बताना कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, कमेंट में फटाफट बताओ कि ये ब्रह्मी लिपि होगा, देवनागरी लिपि होगा, चित्र लिपि होगा या गुरुमुखी लिपि होगा। बेटा क्या होगा, जल्दी बताओ। चलो चलिए क्या होगा मैं बता देता हूं, ये देवनागरी लिपि होगा। क्यों? क्योंकि जो हम हिंदी लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो कौन सी लिपि है? वो हमारी देवनागरी लिपि है। और कमेंट में ये भी बताओ जो इंग्लिश लिखते हैं वो इंग्लिश किस लिपि में है। ठीक है, उसका कमेंट फटाफट करो कि इंग्लिश जो है वो किस लिपि में लिखा गया है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका व्यक्तिगत क्या नाम था? देव, महादेव, शैलदेव, रामदेव। बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका जो व्यक्तिगत क्या नाम था भाई? व्यक्तिगत नाम था देव। क्या? देव। याद रखो, ना महादेव, ना चंद्रदेव, ना शैलदेव, ना रामदेव। राइट आंसर इज ओनली देव। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महमूद गजनवी के बाद किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? कौन? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? बेटा किस? विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर। क्या हो जाएगा? नक्षत्र लोक जो है किस लेखक की कृति है? बताओ किस लेखक की कृति है? तो गुणाकर मूले जी का है। किसका है? गुणाकर मूले जी। याद रखो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दोहा कोश किसकी रचना है? बेटा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। मैंने आपको बताया कि क्या सरहपाद की रचना किसने किया है? दोहा कोश। और दोहा कोश किसकी रचना भाई है? तो सरहपाद जी का। किसका? सरहपाद जी का। राइट आंसर ए सरहपाद। ऑप्शन बाकी मत देखो। चलिए अगला है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? सबसे पहले मैं बताया, जब स्मरण तत्व को मैं बता रहा था उस समय क्या बताया बेटा? वो एक निबंध है। क्या है बेटा? एक निबंध है। चलो अगला देखो। अगला है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? कौन? महेंद्रपाल जी, राजा भोज, मिहिर भोज, अमोघ वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज। क्या हो जाएगा? राजा भोज। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा का जो लिपि है वह क्या है? क्या है? खरोष्टी लिपि, प्राकृत लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। बेटा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रामायण की रचना किस भाषा में है? सबसे इजी, रामायण की भाषा, जो रामायण की रचना किया गया है वह किस भाषा में है? बेटा वो किसमें है? देखते हैं, संस्कृत में है कि हिंदी में है कि उर्दू में है कि अंग्रेजी? तो सबसे पहले देखते हैं वो जो रचना है संस्कृत में है। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। याद रखो, संस्कृत में है। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि के जो टाइप है वो कब बने? करीब 2 सदी पहले, करीब 3 सदी पहले, 5 सदी पहले या 4वीं सदी के पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर जो होने वाला है आपका क्या? करीब 2 सदी पहले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, सौरसेनी या ब्राह्मी? बेटा ये जो नेवारी भाषाएं हैं वो भी देवनागरी भाषा में ही लिखा जाता है। ठीक है, याद रखो, हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए VBI है, आप उसे बढ़िया से करो। चलिए अगला है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं बेटा भारत की, उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की या दक्षिण भारत की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की भाषा आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा का यूज करता है और उत्तर भारत के लोग लगभग लगभग हिंदी बोलते हैं। जब आप साउथ की ओर जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो किधर? दक्षिण भारत के लोग तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं बोलते हैं। चलिए अगला है नागरी लिपि निबंध गुणाकार मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है या लिया जाता है? तो अक्षरों की कहानी, नक्षत्र लोक से या भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा? बेटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अक्षरों की कहानी से। किससे लिया गया है? अक्षरों की कहानी से। चलो अगला देखते हैं, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? भाई मैक्स मुलर की, गुणाकर मूल्य की, बिरजू महाराज की, रामविलास शर्मा का? किसका हो जाएगा? गुणाकर मूल्य जी का। किसका? गुणाकर मूल्य जी। याद रखो बेटा, ये आने वाला प्रश्नों में से है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर भी है। क्यों? क्योंकि ये सारा लिपि से भरा पड़ा है। चलिए 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? किस लिपि में है? बताइए किस लिपि में है? नागरी लिपि में, रोमन लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में? बेटा आपका जो राइट आंसर होगा वो नागरी लिपि में होगा। क्या होगा? ये जो दक्षिण भारत से जो प्राप्त हुआ है वरगुण का पलियम ताम्रपत्र, जिसमें किस लिपि में लिखा हुआ है? तो नागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो बहुत ही इजी है। क्या? ललित निबंध, कहानी, कविता, उपन्यास? क्या है बेटा? ये जो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? अरे ये तो किस लिपि में दे दिया है ना। क्या है? ललित निबंध है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां। यह इसका थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है बेटा। ठीक है, ये लिपि में बोला जा रहा है और यहाँ पर निबंध, कहानी, कहानी, उपन्यास दे दिया गया है। चलिए इसको स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए सूर्य, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? बेटा किसकी रचना है? चलो मैंने बताया सबसे पहले ये गुणाकर मूल्य जी का है। क्यों? क्योंकि मैं जब उनके प्रमुख कृत्यों की चर्चा कर रहा था तो ये सारा वहां पर था मौजूद। सूर्य नामक पुस्तक, ठीक है, किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य जी की रचना है। ठीक है, चलिए तो ये जो है सूर्य नामक जो पुस्तक है वह गुणाकर मूल्य जी का है। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी का रचयिता कौन है बेटा? ये भी क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। ये सारे प्रमुख कृतियों से आपका प्रश्न आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही VBI है। आपको ऐसा देखने को मिल सकता है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का जो भी आपका 5वां चैप्टर का गद्य खंड का 5वां चैप्टर जो है, जिसमें आपका जितना भी MCQ कराया गया है बेटा, एकदम शुरू से लेके अंत तक देखो, अपने से मॉक टेस्ट करने का कोशिश करो, उसको बढ़िया से पढ़ो और जो स्मरणीय तथ्य मैं बता रहा हूं उसको एक बार देख लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके ही लाइक से और कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है अगला वीडियो बनाने का और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।